सीबीएसई मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, लेकिन इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हर साल पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 4 नंबर भी आ सकते हैं। बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन के 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से पूछा जाता है। एक है आपका नेशनल इनकम, एक है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और एक है आपका बजट, जिससे हमारा बजट डिफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, 2020 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन, इन 5 सालों के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप 2026 की तैयारी इजीली कर सके, आसानी से आपके मन में आ जाए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएगा। चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2026 का एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बार भी इसी पैटर्न में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का दोनों को एक साथ मैं बता रहा हूं, अलग अलग वीडियो बना पॉसिबल नहीं है, तो दोनों एक साथ समझिए। जैसे 2029 का क्वेश्चन है, ये 2029 का क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है, सपोज ये एमसीक्यूज में देखिए, ये ऑप्शन दे रखा है एमसीक्यूज है, मतलब ये 1 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। सपोज इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5000 करोड़ टू 6000 करोड़। इनकम राइजेस फ्रॉम मतलब इनकम इंक्रीज होता है तो डेल्टा वाई होता है, तो 6000 हो गया, 5000 से 6000 माइनस 5000, दिस वन इज 1000, ठीक है। एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4000 टू 4600। कंजप्शन राइज हुआ है, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन हो गया, तो 4600 हो गया, 4000 से तो कितना इंक्रीज हो गया, 600। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन सच अ केस, उस केस में एमपीसी कितना होगा, एमपीसी कितना होगा। सो यार एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, कैलकुलेट करो कितना हो गया, 600 अपॉन 1000। सो दिस वन इज 0.6 इज आवर आंसर। देखिए 0.6 कहां पर है, यह है ऑप्शन नंबर डी। 1 नंबर आपके मिल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सारे क्वेश्चन होने हैं, हिंदी में देख लीजिएगा। ये मीनिंग मैं समझा रहा हूं, हिंदी में है कि अर्थव्यवस्था की जो आय है 5000 करोड़ से 6000 करोड़ हो गई, और बदले में जो उपभोग व्यय 4000 से 4600 हो गई। ऐसे में आय में परिवर्तन हुआ 1000 का, उपभोग में परिवर्तन हो रहा है 600 का, तो उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन होता है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आगे आंसर, आगे देखिए 2019 में और क्या आया। 2029 में ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था आपका 2 मार्क्स में, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है, इफ इन इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो निवेश है वो चेंज होता है, कितना चेंज हो रहा है, 5000 करोड़। एंड एमपीएस गिवन है हमारा 0.2। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, के कितना होगा, और इनकम कितना इंक्रीज होगा, यानी कि अंतिम आय में कितना परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली बात हमसे पूछा गया ए, के पूछा गया, और के इक्वल टू होता है 1/MPS। दिस इज 1/MPS। एमपीएस दे रखा है 0.2, हियर एमपीएस इक्वल टू 0.2, तो के कितना आ गया, के इक्वल टू 1/0.2, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, तो दिस वन इज 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब हमसे पूछा गया है, बताओ फाइनल इनकम कितना है, फाइनल इनकम कितना होगा, तो दूसरा फॉर्मूला बी। तो यहाँ पर के का हम के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, और यहाँ पर डेल्टा आई हमारे पास गिवन है कितना है, 500 करोड़, ठीक है। वैल्यू यहाँ रखो, के की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, कितना है 5, तो यहाँ जाएगा 5 इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है, और ये हो गया 500। तो यहाँ पर डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 पंजे 25, कितना रुपए, 2500 करोड़। ये हो गया आंसर। 2 नंबर पे ये 2 पॉइंट निकालना था, के निकालना था और ये निकालना था इजीली। और इस तरह से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। रोजगार और आपका जो एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम है, इससे तो क्वेश्चन आना ही आएगा, चैप्टर नंबर 4 जो है। अब क्वेश्चन जो है 2019 में इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं, हालांकि अब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, अब सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए काफी ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का आया हुआ था, अब तो 4 मार्क्स मैक्सिमम आता है यहाँ पर। फिर भी समझिए, कह रहा है गिवन द फॉलोइंग डेटा मिसिंग वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन निकालना है, और दूसरा निकालना है मिक्स इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड,
ठीक है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय निकालना है, सौर नियोजितों की मिश्रित आय। और जो सरकारी अंतिम उपभोग व्यय कंजप्शन ऑफ फिक्स गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। और जो मिक्स इनकम है वो इनकम मेथड है। दो अलग अलग मेथड है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कौन सा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दिया क्या है हमारे पास गिवन है नेशनल इनकम। क्या गिवन है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला आइटम अगर निकालते हैं, ठीक है ना, क्या निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। पहले निकालना है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। इस मेथड में सबसे पहले जीडीपी एमपी आता है। क्या आता है, जीडीपी एमपी आता है। हमारे पास नेशनल इनकम दे रखा है और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। तो जीडीपी एमपी निकालना है हमें, तो पहले निकाल लो जीडीपी एमपी इक्वल टू एनएनपीएफसी गिवन है, और इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, और प्लस कर देंगे क्या चीज, एफसी से एमपी लाने के लिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस कर देंगे एनएफआईए फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आए। ठीक है, और एनएनपीएफसी हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 71,000 रुपए। डेप्रिसिएशन ढूंढेंगे। डेप्रिसिएशन कहां पर है, डेप्रिसिएशन का नाम देखिए, स्थिर पूंजी का उपभोग, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये वाला पॉइंट है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और ये हो गया डेप्रिसिएशन 3,000। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, देखिए ये दे रखा है एनआईटी, उसकी वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2,000। और फिर है हमारे पास एनएफआई, विदेशों से शुद्ध साधन आए, और ये है विदेशों से शुद्ध साधन आए, कितना, 1,000। ये है 1,000 माइनस कर देंगे, तो यहां हो जाएगा 71, 74, 76 और 1 75,000। अब जीडीपी एमपी आया। अब उसका रिवर्स फॉर्मूला लगाइए, हमें दोबारा फॉर्मूला लगाना है। जीडीपी एमपी बराबर क्या निकालना है, सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात। ठीक है, सबकी वैल्यू को रखना है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमारे पास, सी निजी अंतिम उपभोग है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखिए कहां पर दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, ये सी की वैल्यू है, ये होगी हमारे पास 40,000। इसकी वैल्यू निकालना है, प्लस हमारे पास आई का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हो गया आई, कितना दे रखा है 10,000। और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट यहां दे रखा है, देखिए ये 5,000, ये हो जाएगा हमारे पास 5,000। ठीक है, और जीडीपी एमपी की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 75,000। अब सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 75,000 इक्वल टू 40, 50 और ये हो गया 55,000 प्लस जी को डालने देंगे, तो ये हो जाएगा 75,000 माइनस 55,000, और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20,000 करोड़। ये हमारा पहला आंसर है। 6 नंबर का आएगा तो ये पक्का 3 नंबर का है। ठीक है, ये पहला हो गया ए। अब दूसरी की बात करेंगे, बी। क्या निकालना है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या निकालना है हमें, मिक्स्ड इनकम, और ये कौन से मेथड का है, ये हमारा इनकम मेथड। और इनकम मेथड में हमें जरूरत होती है एनडीपीएफसी। हमारे पास एनएनपीएफसी दे रखा है, तो हमें निकालना है एनडीपीएफसी। निकाल लो पहले, एनडीपीएफसी इक्वल टू एनएनपीएफसी, और इसमें माइनस कर देंगे एनएफआईए। ठीक है, एनएनपीएफसी कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 71,000, और माइनस कर देंगे एनएफआई कितना है 1,000, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 70,000। राइट, आ गया। अब हम निकालेंगे एनडीपीएफसी का पूरा फॉर्मूला। हियर एनडीपीएफसी इक्वल टू जितने भी इनकम है, कौन कौन सी इनकम है, देखो यहाँ पर हो गया मिक्स्ड इनकम, तो निकालना ही है हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे यहाँ पर, प्रॉफिट प्लस और क्या दे रखा है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी प्लस और क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो प्रॉफिट नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉफिट इसी का हिस्सा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हटा के लिख देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस।
क्या जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस बेजन सैलरी प्लस मिक्स इनकम। अब मिक्स इनकम की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, ठीक है। अब सभी को रखो, एनडीपीएफसी हमने निकाल दिया, ये 70,000, ऑपरेटिंग सरप्लस लास्ट में दे रखा है 30,000, बेजन एंड सैलरी हमारे पास दे रखा है 15,000, और मिक्स्ड इनकम निकालना है। तो यहाँ पर मिक्स्ड इनकम हो जाएगा, मिक्स्ड इनकम बराबर हो जाएगा 70,000 माइनस 30 और 15 45,000। तो 30 और 15 45 करो, कितना हो जाएगा 25,000। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर 25,000, ठीक है। इतना करने के भी आपके 3 नंबर हो जाएंगे। तो 3 और 3 कितने नंबर के हो गए, 6 नंबर का। तो फार्मूला याद करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप क्वेश्चन होता चला जाएगा। सब कुछ डिपेंड करेगा कि फार्मूला आपको कितना आता है। तो इस बात की प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन आया था 2019 में। अब बात करेंगे 2020 की। 2020 में भी ये क्वेश्चन किस पर है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से तो गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा, नेशनल इनकम और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन तो आना ही तय है। अब यहां पर हमसे पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू निकालना है। और ये चेंज इन स्टॉक कौन सी मेथड में है, ये आता है वैल्यू एडेड मेथड। कौन सी मेथड में आएगा ये, वैल्यू एडेड मेथड। और हमारे पास दिया क्या है, सेल्स दे रखा है, एनबीएफसी नेट वैल्यू एडेड दे रखा है 200, सब्सिडीज गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है। चलो ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो अगर हमारे पास एनबीएफसी है, तो अगर चेंज इन स्टॉक निकालना है तो हमें जीबीएफसी चाहिए। क्या चाहिए, जीबीएफसी चाहिए। तो अगर जीबीएफसी चाहिए, जीबीएएमपी चाहिए, तो हमारे पास क्या दे रखा है, एनवीएएफसी। तो यूज करो, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो और साथ ही साथ ऐड कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ठीक है। एनबीएफसी कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 200 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, देखो 40, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, ये सब्सिडी है, और हमारे पास कुछ और है नहीं, सब्सिडी माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना 10, तो ये होगा 240 माइनस 10 इक्वल टू 230। ये हो गया जीबीएमपी, ठीक है। जीबीएमपी जैसे होगा इसका दूसरा मान लगाओ, जीबीएमपी इक्वल टू जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब जीबीएमपी हमने निकाल दिया 230, सेल्स की वैल्यू दे रखे देखो कितना 400, प्लस चेंज इन स्टॉक हमें निकालना है, और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हमारे पास 100। तो यहां पर हो जाएगा 230 प्लस 300 सॉरी इक्वल टू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पर चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा 300 माइनस 230, तो हमारा आंसर इज 70। कितना आ गया 70, ठीक है। फॉर्मूले से, जब तक वो फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे। तो तीनों ही मेथड, चाहे आपका प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, यानी वैल्यूएडेड मेथड की बात करते हैं, इनकम मेथड की बात करते हैं, या कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड, तो तीनों मेथड पता होना चाहिए किस मेथड में बेस क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन। हालांकि पूरी तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल टाइप में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, इन एन इकोनॉमी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर इंक्रीज बाय 100 करोड़, डिस्कस द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रिज्यूमिंग मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम इज 0.8। किसी अर्थव्यवस्था में यदि इन्वेस्टमेंट की प्रारंभिक निवेश 100 करोड़ हो, तो बताओ अगर एमपीसी आपका 0.8 हुआ, तो निवेश गुणक की कार्य प्रणाली बताइए। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूरा शो करना है। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 100 करोड़, और हमारे पास एमपीसी गिवन है 0.8 गिवन है। तो हमसे पूछा गया एक निवेश गुणक कैसे काम करता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लियर काम करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा के। सो यहाँ पर के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एम पी सी इक्वल टू 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 1/0.2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यानी कि एक इकोनॉमी में 5 टन ज्यादा इनकम जनरेट होगा। दैट इज हम यहाँ पर निकालेंगे फाइनल इनकम इंक्रीज्ड इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, सॉरी
इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो के हमारे पास 5, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1000, तो इकोनॉमी में कितना रुपया आ जाएगा, 5000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इतना जनरेट होगा। अब हमसे कहा गया है इसका वर्किंग रिप्रेजेंट करेंगे बाय टेबल। यहां पर वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर। ठीक है, मल्टीप्लेयर कैसे होता है वर्किंग, इस तरह से टेबल बनाएंगे पूरा। यहां पर हो जाएगा साइकिल, कितनी बार इन्वेस्टमेंट रोटेट हो रहा है। यहां पर लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहां पर लिखेंगे हम MPC। ठीक है, और नहीं, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इनकम। यहां आ जाएगा हमारा इनकम, और इनकम का एक हिस्सा MPC होगा और उसका दूसरा जो बचा हुआ वो होगा MPS, जो बच जाता है। ठीक है, अब ये टेबल तैयार करना है आपको। इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट आया, सर्किल नंबर 1 फर्स्ट 1000। इनकम भी कितना जनरेट होगा, उतना ही, पहली बार में कुछ नहीं, उतना ही होता है। अब 1000 का MPC कितना है, यहाँ पर रखा है MPC 0.8, कितना रखा है 0.8, मतलब 80% कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब 1000 का 80% 800, और 200 हमारा क्या हो गया, बच गया, मतलब सेविंग हो गया, इकोनॉमी से बाहर चला गया, बच गया। जो कंज्यूम होगा वो किसी और के लिए इनकम होगा 800 सेकेंड स्टेप में। अब इसका भी 80% मतलब 640 रुपीज खर्चा हो जाएगा, और जो है बाकी है 160 रुपीज हमारा सेविंग हो जाएगा। ये फिर जिससे कंज्यूम होगा किसी और के लिए इनकम होगा, स्टेप नंबर 3। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 640, इसका 80% दोबारा खर्च किया जाएगा, तो 8 4 32, 8 6 48 और 3 51, 512, बचा कितना 8, 3 में से बन गया 2, ये हो गया 128। ठीक है, 128। फिर से ये स्टेप चलेगा, यहां पर आ जाएगा 512। ठीक है, अब 512 का दोबारा से हम क्या निकालेंगे, 8% निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 8 दूनी 16, 8 का 8 और 1 9, 8 5 40, कितना हो जाएगा 409.6, ये हो गया 410 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में थोड़ा देगा, ये 410, तो बचा कितना यहाँ पर 410 हुआ, तो ये हो गया 2, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 102। इसी तरह से ये सर्किल चलता रहता है। ये सर्किल तब तक चलता रहता है जब तक यहाँ पर 0 ना हो जाए। क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं, तो ये जो इनकम का टोटल हो जाता है, दिस वन इज 5000, यहाँ पर जो कंजप्शन है 4000, और सेविंग जो हुआ है 1000, तो इनकम जनरेट कितना हुआ 5000। दिस इज नोन एज द वर्किंग ऑफ प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन शो करना है, उसके बाद आपको ये टेबल तैयार करना है। लास्ट में आपको थोड़ा सा उस टेबल के बारे में एक्सप्लेन करना है, कैसे, जैसे दे आर बी इन्वेस्ट 1000 एट द फर्स्ट स्टेप एंड दैट इज द इनकम ऑफ समवन एल्स एंड ही कंज्यूम 80% दैट इनकम and that is 20% will remain same. The consumption of one person is the income of another person, that is its income for another person 800, and this process is going on. ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में अगर 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, तो उसका 1000 रुपए ही आय जनरेट होगा। इसका मतलब ये होता है कि जिसको 1000 रुपए आय हो रहा है वो अपना 80% खर्च करके 20% बचा लेगा, और ये प्रक्रिया चलती रहती है अनावरत, तब तक ये 0 ना हो जाए, और इस प्रक्रिया को ही हम निवेश गुणक की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज 2021। 2021 में आते, यहाँ पर आगे कोरोना का आ गया था, तो फिर भी जहाँ एग्जाम हो गए थे वहां का आइए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़ एंड मार्जिनल परसेंटेज टू सेव इज 0.5। एक इकोनॉमी में ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है। ठीक है, कह रहे हैं MPS 0.5 है। ऐसे क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ लोगे, आते ही आते हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हो, 1000। एक अर्थव्यवस्था में निवेश 1000 से बढ़ रहा है, निवेश इनकी डेल्टा इक्वल टू कितना दे रखा है 1000 करोड़, और उस इकोनॉमी का सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS कितना दे रखा है 0.25। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा। तो पहला पूछा गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर K इक्वल टू 1/MPS, कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया 1/0.25
इक्वल टू, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, 25 एंड दिस वन इज 4, मल्टीप्लायर आ गया। अब हमसे पूछा गया आय में कुल वृद्धि कितनी हुई, इनकम कितना बढ़ा, तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन, ठीक पहला क्वेश्चन ऐसा समझाया था मैंने आपको, यहाँ पर मल्टीप्लायर है 4 इक्वल टू डेल्टा वाई पूछा गया है, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दे रखा है 1000। तो हमारे पास इनकम कितना जनरेट हो रहा है, दैट इज डेल्टा वाई इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल टू 4000। ठीक है, ये हो गया करोड़। समझ में आ गया। यहां पर कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है जो जरूर पूछिएगा, पूछना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2022-21 में भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया। नेशनल इनकम से क्वेश्चन तो हर साल आता है और आएगा भाई, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब वैल्यू एडेड मेथड है, सेम टू सेम। अगर हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड है तो देन वैल्यू एडेड मेथड का जो बेसिक है वो जीबी है, जीबीएमपी, जिसको हम क्या बोलते हैं जीडीपी एमपी। तो सबसे पहले हमें जीडीपी एमपी चाहिए अगर कुछ भी कैलकुलेट करना है तो। इस क्वेश्चन में सेल्स का निकालना है, और सेल्स की इस फॉर्मूला यूज होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसका मतलब होता है हमें जीबीएमपी चाहिए, क्या दे रखा है यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, शुद्ध मूल्य वृद्धि दे रखा है 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुद्ध मूल्य वृद्धि दे रखा है तो हमें जीबीए पहले निकालना होगा। तो पहले निकालो जीवीए एमपी, और हमारे पास दे रखा है एनवीए एफसी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को जोड़ना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो एनबीए एफसी हमारे पास दे रखा है कितना 800, डेप्रिसिएशन का दे रखा है, कहां पर डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है, दिस वन इज 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या दे रखा है हमारे पास, खाली अनुदान ही दे रखा है बस, ठीक है, अनुदान दे रखा है, और जो कि होता है माइनस, क्योंकि नॉर्मली होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं तो उसको माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40। तो 40 से 40 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 800, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कहीं पर है नहीं। क्लियर, इतना ही हो जाता है तो तुरंत हम निकालेंगे, अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जीवीए एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीवीएमपी की वैल्यू हमने निकाल लिया 800, और सेल्स हमारे निकालना है, सेल्स की वैल्यू निकालना है तो कहीं पर रख देंगे। चेंज इन स्टॉक हमारे पास दे रखा है माइनस का 70, और इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास दे रखा है कितना 450, ये ठीक है। अब उसकी वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 800 इक्वल टू सेल्स प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और ये हो गया 0, 7 5 12, ये हो गया 520। तो यहाँ सेल्स आ जाएगा, सेल्स इक्वल टू 800 माइनस 520, तो यहाँ आ जाएगा 0 8, 7 में से 5 गया 2। डन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और इतना करने के आपका जो भी 3 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, जो भी होगा आपका लोडेड मिल जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक समझाता जब मिसिंग, अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन गिवन अबव स्टेट व्हिच ऑफ द ईयर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी बोथ आर इक्वल। कह रहा है उपरोक्त दी गई काल्पनिक जानकारी के आधार पर बताना है किस साल हमें वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी नाममात्र जीडीपी बराबर है। इसका मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है तो हमें हर एक केस में रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालते हैं 2016-17 में, तो यहां पर रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी दे रखा है यहाँ पर 6.5, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया 100, और ये भी हो गया 100, 100 से 100 कट गया, ये हो गया 6.5, तो यहाँ तो इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 2017-18 में, यहाँ पर निकाल लो रियल जीडीपी, और रियल जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8.4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 140, ठीक है। कैलकुलेट करो उसको, सॉरी उल्टा कर दिया दोबारा फिर से मैंने, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 140 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा
6 अच्छा 5 पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना 11.76। ठीक है, दो के आगे। नेक्स्ट है 2018 एंड 19 का निकाल लो, यहाँ पर भी निकालेंगे रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 125 अपॉन 100। कैलकुलेट करो, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, तो ये हो गया 9 पंजे 45 बाई 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.5। तो यहाँ पर कौन सा साल दिया है, दैट इज 2016 में और 17 में बोथ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी दोनों ही क्या है, इकट्ठा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना था किस साल दोनों बराबर हो रहे हैं। आ गया 16 17। आगे देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो हर बार आया ऐसा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। इनकम एम्प्लॉयमेंट का 2022 में आ गए हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछा गया है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी के लिए हमें क्या निकालना है, संतुलन आय निकालना है। और गिवन क्या है हमारे पास, ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि स्वायत्त निवेश 2500, कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन का पूरा फॉर्मूला दे रखा है। यहाँ पर हमसे कहा गया है क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वही निकालना है। चलो खैर, जब इक्विलिब्रियम लेवल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एक इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है उस इकोनॉमी में हमेशा y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडी इक्वल टू ए एस होता है, ए एस ही वाई होता है, और ये होता है हमारा सी प्लस आई। तो ऐसे में डायरेक्टली हम ई वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, y इक्वल टू सी प्लस आई। अब हमारे पास y इक्वल टू सी का फॉर्मूला दे रखा है 1000 प्लस 0.8y, और i की वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पर 2500। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये उठ के इधर आ जाएगा y माइनस 0.8y इक्वल टू 1000 और 2500 3500। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 से 0.8 गया तो बचेगा 0.2y इक्वल टू 3500। ओके, तो यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 3500 डिवाइडेड बाई 0.2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो ये कितना जाएगा 7000। ये हो गया हमारा। तो कितना है इक्विलिब्रियम इनकम, 7000। 7000 रुपए हमारा इस पोजीशन पे इक्वल होगा। और ये आपकी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल गया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मार्क्स लेना इजी है, तो थोड़ा फोकस करेंगे, सही से करेंगे तो इजीली मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट चेंज इन इनकम डेल्टा वाई फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच। ये भी उसी तरह ऑप्शनल क्वेश्चन था सेम, ये तो वो करना था, ये तो ये करना, सेम ईयर का। अब यहाँ पर हमारे पास चेंज इन डेल्टा वाई निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, आय में परिवर्तन कितना होगा, मार्जिनल परसेंटेज कंज्यूम यानी कि एमपीसी दिया हुआ है 0.7, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बारे में निवेश में परिवर्तन दे रखा है ये। तो आपको ध्यान में रखना कि डेल्टा आई और डेल्टा वाई का फॉर्मूला एक ही होता है, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई वाला फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, मतलब हमें के चाहिए, के चाहिए। तो यहाँ पर जो कुछ भी गिवन है वो निकाल लिख लो, क्या है गिवन एमपीसी इक्वल टू 0.75, डेल्टा आई भी गिवन है हमारे पास ₹20,000। तो हमें यहां से निकालना है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, वैल्यू रख दो 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू 1/0.25 इक्वल टू पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ा दिया, तो कितना जाएगा 25,100। के का आ गया 4। जैसे कि अब देखो पहले भी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह समझा चुका हूं, ये तीसरा क्वेश्चन बता रहा, मतलब सोचो ये ऐसा क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर के आ गया, के की वैल्यू यहाँ रख दो, 4 इक्वल टू डेल्टा वाई हमें निकालना है, और डेल्टा आई हमारे पास गिवन है कितना 20,000। तो यहाँ पर डेल्टा वाई आई में कितना पड़ेगा 8 4 दूनी 8, 80,000। ठीक है, तो कितना होगा आई में परिवर्तन, अगर 20,000 रुपए निवेश करोगे वो 80,000 रुपए में बदल जाएगा एक अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो इतना करना है और 2 नंबर ले लेना है, सिंपल सा 2 स्टेप में, हर एक स्टेप के 1 नंबर होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम
राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। नेशनल इनकम क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर। हमसे पूछा गया है GNPFC, दैट इज कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना कीजिए। गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रेंट एंड इंटरेस्ट, किराया और ब्याज, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, प्रॉफिट लाभ, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, सब्सिडीज अनुदान, ये सबकी वैल्यू गिवन है। मतलब बेसिकली लाभ गिवन है, किराया ब्याज गिवन है, कर्मचारी का पारिश्रमिक गिवन है। तो कौन सा आइटम हो गया ये हो गया इनकम मेथड। कौन सा मेथड होता है, इनकम मेथड। तो हम यहाँ पर इनकम मेथड का यूज करेंगे। और इनकम मेथड में ध्यान रखिएगा, सबसे पहला अगर सारे इनकम को ऐड करते हैं तो हमेशा NDPFC निकल के आता है। सभी इनकम को ऐड कर दो, कौन सा इनकम है, पहला इनकम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस और क्या दे रखा है, प्रॉफिट, प्लस और क्या दे रखा है, मिक्स्ड इनकम, और क्या दे रखा है, रेंट एंड इंटरेस्ट। क्या दे रखा है, रेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस छोटा सा करना है यहाँ पर। तो कंपनसेशन हमारे पास दे रखा है 12,000, 12,000। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 1,500, ठीक है, और मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन है 1,300, और रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है 1,800। जोड़ दो भाई सबको, तो हो गया 12,000, ये हो गया, पहले से तो आप 8 3 11 और 5 16, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6, इधर हो गया 16,600 रुपए। ठीक है, ये हो गया NDPFC। और हमसे क्या निकाला है, GNPFC निकालने के लिए कहा। अब निकालो यहाँ से GNPFC इक्वल टू NDPFC, हमने निकाल लिया। N को G में बदलना है तो ऐड कर देना होगा डेप्रिसिएशन को, D को N में बदलना है तो ऐड कर देना होगा विदेशों से प्राप्त साधन है NFIA। तो NDPFC निकाल लिया हमने 16,600। डेप्रिसिएशन देखो कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 1100, और NFIA विदेशों से प्राप्त साधन है कितना दे रखा है, माइनस का 120, माइनस का 120। तो यहाँ हो गया 700, और इधर हो गया हमारे पास 17,700 माइनस 120। कैलकुलेट करो, 0 8 6 में से 1 गया 5, इधर हो गया 17। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना मार्क्स है इसका, 3 मार्क्स। 1 नंबर यहाँ मिलेगा, 2 नंबर आपको इस स्टेप में मिल जाएंगे, लेकिन स्टेप मार्किंग होगी, फॉर्मूला अगर सही लगा। हालांकि आप कंबाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, अगर कंबाइन करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन कंबाइन में क्या कंफ्यूजन होता है और अचानक फार्मूला कैसे बनाएंगे वो समझ में नहीं आता, इसलिए स्टेप टू स्टेप करना बेटर होता है। इसी के ऑप्शनल में दे रखा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, ये तो वो वाला करना था, ये वाला करना था, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, NBAFC निकालना है। क्या निकाला, NB, और ये कौन सा मेथड है, NBFC, ये मेथड है आपका वैल्यू एडेड मेथड। और हमेशा वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या निकल के आता है, GVAMP निकल के आता है। तो यहां पर भी हम GVAMP निकालेंगे। क्या निकालेंगे, GVAMP, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखते हैं सेल्स कहां दे रखा है, सेल्स ऑफ राइस इन द मार्केट, ये सेल्स है, सेल्स ऑफ राइस इन द मार्केट, ये सेल्स हो गया कितना 580। परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, ये कैपिटल आइटम्स हो गए। कौन से हो गए, कैपिटल आइटम है, ठीक है। इसके एंट्री ट्रैक्टर क्या चीज है, सेल्स ऑफ राइस एंड मार्केट, ट्रैक्टर और थ्रेसर खरीदा। प्रिक्योरमेंट ऑफ राइस ऑफ गवर्नमेंट ने सरकार के द्वारा चावल की खरीद ली, यानी कि ये भी सेल्स हो गया। सेल्स ऑफ राइस इन द मार्केट, ये दोनों ही सेल्स हो गया, दोनों को ऐड कर दो पहले, तो ये हो जाएगा 580 प्लस गवर्नमेंट ने जो खरीदा 20, ठीक है। चेंज इन स्टॉक मतलब कितना बचा हुआ है, सेल्फ कंजप्शन भी हुआ है यहाँ पर, तो सेल्फ कंजप्शन हमारे पास हो गया 15, ठीक है। और क्या चीज है, इसको भी इंक्लूड कर लिया, ये भी इंक्लूड कर लिया, यानी ये हो गया। ट्रैक्टर थ्रेसर के संचालन रख रखाव और व्यय कितना हो गया, 20 रुपीज का एक्स्ट्रा हो गया। और अनुदान हो गया, अनुदान तो बात की चीज है, यहाँ पर फर्टिलाइजर सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया। और ट्रैक्टर और थ्रेसर संचालन, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। संचालन और रख रखाव फॉर बेस्ट 20 रुपीज हो गया। ट्रैक्टर और थ्रेसर की खरीद हो गया, परचेज ऑफ ट्रैक्टर एंड थ्रेसर, ये लॉन्ग टर्म हो गया, इसमें कैपिटल आइटम इंक्रीज होगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे।
और हमारे पास ये ट्रैक्टर थ्रेसर की हो गया 20 रुपीज, ये हो गया माइनस का 20 रुपीज। तो कितना हो गया यहाँ पर 600 प्लस 15 माइनस 20, ये हो गया 615 माइनस 20, हो गया 5, 12 में से 2 गया 9, इधर हो गया 595। ओके, अब यहां से निकालना है हमें क्या चीज, यहां से निकालना है कह रहे एनबीएफसी, एनबीएफसी इक्वल टू हो जाएगा जीबीएएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। तो ये हो गया 595। डेप्रिसिएशन कहां पर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है हमारे पास, डेप्रिसिएशन यहाँ पर है ही नहीं, चल डेप्रिसिएशन नहीं है तो छोड़ देंगे। और हमारे पास क्या है एनआईटी, उर्वरक अनुदान है, और वो क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 598। ठीक है, ये हो गया आंसर 3 मार्क्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, जरूर बताइएगा। अब 2023 में आ गए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए किसका है, ये रेवेन्यू डिफिसिट यानी कि बजट का है। पूछा गया निम्नलिखित आंकड़ों से प्राथमिक घाटा निकालिए, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द प्राइमरी डिफिसिट। गिवन क्या है, रेवेन्यू डिफिसिट गिवन है, ठीक है, और क्या रखा है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट, ऋण ना उत्पन्न करने वाला पूंजीगत प्राप्तियां, टैक्स रेवेन्यू गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है। लेकिन अगर हम प्राथमिक घाटे की बात करते हैं यानी कि प्राइमरी डिफिसिट की, प्राइमरी डिफिसिट, और इसका फॉर्मूला होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब हमारा फिस्कल डिफिसिट नहीं है, और फिस्कल डिफिसिट का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू ऑल डिफिसिट, या अगर रेवेन्यू डिफिसिट दे रखा है, राजस्व घाटा दे रखा है, तो रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट ऐड कर माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, तो इसका यहाँ पर यूज करो। तो सबसे पहला हम निकालेंगे फिस्कल डिफिसिट, निकाल देते हैं हम यहाँ पर, तो निकाल लो फिस्कल डिफिसिट। तो फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास रखा है रेवेन्यू डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट में से प्लस कर देंगे हम इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, और माइनस कर देंगे इसमें कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, एक्सेप्टिंग बोरोइंग, उधार को छोड़ के। ठीक है, अब यहां पर रेवेन्यू डिफिसिट हमारे पास गिवन है, रेवेन्यू डिफिसिट कितना दे रखा है 40, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर देखो कहां दे रखा है ये 220, कैपिटल रिसिप्ट दे रखा है हमारे पास कितना 190। तो यहाँ हो जाएगा 260 माइनस 190, कैलकुलेट करो 0, 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 70, ये हो गया फिस्कल डिफिसिट। अब उसको उठा के हमारा फॉर्मूला लगाओ, तो निकालो यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू 70 माइनस कितना इंटरेस्ट पेमेंट 20, सो द आंसर इज अवर 50। कितना है 50, और अमाउंट लिखा हुआ है तो 50 करोड़। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो एक चीज को निकालने के लिए दूसरा निकालना पड़े तो निकालते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको 3 मार्क्स। अब देखिए यहां पर आ गया, फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 3 मार्क्स का ये भी है, वैल्यू एडेड मेथड में ए के का मूल्य वृद्धि कितना होगा, केवल ए का देखना है हमें। परचेज ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाय फर्म ए, तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। परचेज ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, ठीक है, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो गया सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये आपका सेल्स हो गया डोमेस्टिक वाला। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। ठीक है, एंड एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, ये चेंज इन स्टॉक हो गया। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, उसके से निकालना है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सेल्स कितना हो गया, सेल्स हो गया फर्म ए का 10, ठीक है, सेल्स हो गया 10,
सेल्स बाय फॉर्म ए, और क्या दे रखा है इसमें, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय फॉर्म ए फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमारे पास 3, और परचेज ऑफ फैक्टर इनको इनपुट बाय फॉर्म ए द्वारा कारक इनपुट की खरीद। एक मिनट, ओके, हियर सेल्स कितना हो गया हमारे पास 10 जो में, और उसके अलावा चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, पर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, माइनस का प्लस माइनस -3, ठीक है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन हमारे पास क्या है, फैक्टर इनकम को इंक्लूड नहीं करते, नॉन फैक्टर को इंक्लूड करेंगे, ये कितना हो गया 2, और हमने इंपोर्ट कर रखा फॉरेन से कितना 50, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 7 - 52, तो 7 - 52 का मतलब होता है 12 में से 7 गया 5, 45 माइनस का, यानी कि हमारा जो वैल्यू एडेड है वो किस में है, माइनस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया, माइनस में आ सकता है क्योंकि यहाँ पर खर्चा ज्यादा हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2024 में आ गए हम लोग, इसमें एमसीक्यूज है, फाइंड द मिसिंग फिगर ऑफ द चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिसिंग फिगर पूछा गया, तो सिंपल होता है, पहला कैलकुलेट कर लो, 20% है किसका, डिपॉजिट का, तो 5 का 20% कितना होता है 1000, तो हमारे 1000 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये रॉन्ग है। सेकंड 4000 का 80%, तो कितना हो जाएगा 32 किसमें है, इसमें या किसी में नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, एक ही बार में आंसर आ गया, ठीक है। हमें तीसरा चौथा तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक हो गया क्योंकि एक ही स्टेप में है, तो वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है सपोज अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी सी इक्वल टू, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जहां पर सी है 100 + 0.75, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे पास स्वायत्त निवेश दे रखा है, हमसे कहा गया निवेश गुणक, तो निवेश गुणक का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर y के साथ 0 पॉइंट में दे रखा है, ये हमारा एमपीसी होता है, ये क्या है एमपीसी, तो 1/1 - 0.75 इक्वल टू 1/0.25, तो कितना आ गया आंसर 4, कितना आ गया 4, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ऑप्शन में था, कह रहा है सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी शोज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ 500 करोड़। फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी इक्वल टू होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव में, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो द वैल्यूज ऑफ मैकेनिज्म एक्सपोर्ट 1200, कितना है 1200, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स 1200, तो हमसे पूछा गया वैल्यू ऑफ मर्सेंटाइज इंपोर्ट कितना हुआ, तो हमारे पास ही हो गया, एक्सपोर्ट किया 1200, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड करते नहीं है, तो 1200 में से 500 को माइनस करते कितना आ जाएगा यहाँ पर 700, 700 हमारा राइट आंसर है, तो ये हो गया 700, ठीक है, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान इसमें नहीं आता है, इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल और केवल विजिबल गुड्स इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा ऑफ इमेजिनरी इकोनॉमी वी हैव टू फाइंड एनडीपीएफसी, हमें एनडीपीएफसी निकालना है, चलो ठीक है, क्या दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग बाय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये हो गया डेप्रिसिएशन, परिवारों का अंतिम उपभोग, हाउसहोल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जीडीपीएमपी, हमें सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है तो इसका मतलब इसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे चेंज इन स्टॉक, देखिए कहीं पर चेंज इन स्टॉक दे रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, इन्वेंट्री को ही स्टॉक बोलते हैं, वो भी किसमें माइनस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री खाली इसको इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा बाकी सरकारी अंतिम उपभोग बाय गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन यानी कि जी, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कंजप्शन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, परिवारों की व्यय, ये हो गया, और लास्ट में होता है चेंज नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्स माइनस एम, शुद्ध निर्यात, देखिए आयात दे रखा है, निर्यात दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस निर्यात माइनस आयात, अब सबकी वैल्यू रख दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है हमारे पास 200, और इसमें माइनस कर देंगे हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 40,
ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर दे रखा है 320, प्राइवेट फाइनल कंजस्टेड एक्सपेंडिचर दे रखा है 470, और नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी कि 50 माइनस इंपोर्ट दे रखा है 60। कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा 160 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9 790, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 9 6 15 7 1 8 1 9 950 माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 940। ठीक है, ये हो गया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए एनडीपीएफसी। ये हो गया एनडीपीएफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी हमारे पास आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे डेप्शन की वैल्यू को और माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जीडीपी एमपी निकाले हमने 940, डेप्शन की वैल्यू देखिए कहां पर दे रखा है, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये डेप्शन है 35, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहां दे रखा है, देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दे रखा है। ठीक है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 50, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 940 माइनस 85, तो ये हो जाएगा 5, 13 में से 8 गया 5, इधर बचेगा तुम्हारे पास कितना 8, ये हो गया हमारा आंसर ₹85 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका को पूर्ण कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेस द कंजप्शन फंक्शन एट 200 करोड़ लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, हमसे क्या गया है 200 करोड़ आय स्तर पर उपभोग फलन का निर्माण व्यक्त कीजिए। 200 यहाँ पर उपभोग फलन कितना होगा, ये वाला पॉइंट पूछते हैं। यहाँ पर सेविंग कितना होगा, एवरेज प्रेफरेंस टू कंज्यूम है, और हमारे पास एमपीसी हो गया, यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया है कंजप्शन फंक्शन निकालना है, कंजप्शन फंक्शन, तो सेविंग निकाल लो। सेविंग है कितना, अगर हमारे पास एपीसी 0.85 है तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 है तो ये हो गया 0, ये 0. ये हो गया हमारे पास कितना, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0.15, ये 8 है, ये हो गया 0.20। ठीक है, हो गया। अब अगर यहाँ पर ये हो गया तो हमसे एमपीएस पूछा गया हमसे, इस लेवल पर सी निकालना है, एपीसी निकालना है, तो निकाल लो कंजप्शन। तो यहाँ से निकालेंगे, 2 स्टेप बना देंगे, यहाँ पर सी आ जाएगा, क्या निकालेंगे सी। ठीक है, सी निकाल दें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 100 का कितना एपीसी, यहाँ डैश कर दो। कंजप्शन कितना हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, एपीसी 1 है तो 100% कंजप्शन हो रहा है, 85 हो गया, मतलब 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 170 रुपये कंज्यूम कर ले रहे हैं, और 8 का मतलब 8 या 24, 240 रुपीज यहाँ कंज्यूम कर ले रहे हैं। समझ में आ गया। अब निकालेंगे यहाँ पर एमपीसी, यहाँ निकालो एमपीसी, और एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पहले यूनिट पे 100 रुपीज खर्च हुआ तो 100 ही हो गया, और ये भी 100 हो गया, तो यहाँ पर एमपीसी कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया दोबारा दूसरी यूनिट पे 100, और ये कितना हो गया 70, तो दूसरी यूनिट के लिए होगा 0.7, और तीसरे में कितना हो गया वापस 70, तो यहाँ पर भी हो गया 0.7। तो 200 करोड़ आय स्तर पर एट ₹200 लेवल ऑफ इनकम, हमसे पूछा गया कंजप्शन फंक्शन सी इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, तो ये ऑटोनमस कंजप्शन कितना हो गया 30, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 30 प्लस बी कितना है हमारे पास 0.7। ठीक है, और कितना वाई कितना है 200, तो यहाँ पर सी इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 7 दूनी 14, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 170। ठीक है, देखिए 170 आ गया, समझ में आ गया। ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है और वो भी हमें कंप्लीट करके दिखाना था। नेक्स्ट 2025 में आ गए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज। सपोज द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स एन इंटरसेप्ट एट अ नेगेटिव वैल्यू एट 50 करोड़, यानी कि मतलब हमारे पास सेविंग है माइनस में -50। ठीक है, इन द इकोनॉमी 20% ऑफ इंक्रीज इन सेविंग, यानी कि ये हो गया एमपीएस इक्वल टू 20%। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, यानी कि निवेश गुणा कितना होगा, तो के इक्वल टू होता है 1/MPS, ये 1/20 होने का मतलब ये हो गया 100/20, तो दैट इज राइट आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर
बी। ओके, नेक्स्ट, सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज पर्सन टू कंज्यूम एपीसी 0.8 दे रखा है, नेशनल इनकम 4000 दे रखा है, तो सेविंग कितना होगा? अगर एपीसी 0.8 है तो कंजप्शन कितना होगा? 3200। तो बचा कितना? 800 बचा, तो यही हमारा क्या हो गया? सेविंग होगा 800। नेक्स्ट, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ 600 करोड़ एंड इंपोर्ट गुड्स वर्थ 450 करोड़, एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब इतना निर्यात हो रहा है, उतना आयात हो रहा है, तो कितना का सरप्लस हो गया? 150 रुपीज का सरप्लस हो गया, 150 रुपए, ठीक है, सरप्लस हो गया। नेक्स्ट, यहां पर हमसे क्या निकालने के लिए कहा गया है? कैलकुलेट वैल्यू, नेट वैल्यू एडेड, NVAFC। सेम मैंने अभी कहा है कि अगर वैल्यू एडेड पूछा गया है तो सबसे पहला काम हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या हो जाता है? सेल्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा, कारक लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि का मान निकालिए। इंक्रीज इन बिना स्टॉक, सेल्स गिवन है यहाँ पर हमारे पास, और सेल्स की वैल्यू है 10,625। चेंज इन स्टॉक निकालते लिखते हैं यहाँ पर, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक हमारे पास कितना दे रखा है? 600 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कर देते हैं, और इंटरमीडिएट कंजप्शन का दे रखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हो गया 2625 हो गया। कैलकुलेट कर लेते इसको अब, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5 2 6 6 12 1 माइनस कर देंगे 2625। 5 से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 10 में से 2 गया 8, 8600 हमारा जीबीए। और हमसे पूछा गया नेट वैल्यू एडेड, NVAFC, तो NVAFC इक्वल टू GVAMP माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, माइनस कर दो NIT। ठीक है, तो ये हो गया 8600। डेप्रिसिएशन कितना हो गया? देखिए यहाँ पर दे रखा डेप्रिसिएशन, कहीं दे रखा कंजप्शन फिक्स कैपिटल, ये हो गया 500। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखो, ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स 1200, और ये हो गया हमारे पास क्या चीज? अनुदान, ये हो गया 400। तो यहां हो जाएगा 8600 माइनस 500 और 600 1100, तो ये हो जाएगा 11058 में से गया 7, 7500 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर में, 2025 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो 7 कितने का? 9 क्वेश्चन आ चुके, 9 मार्क्स के। तो यहाँ पूछा गया है एक इकोनॉमी में C इक्वल टू 200 प्लस 0.75 दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 4000, मतलब निवेश व्यय 4000 है, और C दे रखा है यहाँ पर हमसे पूछा गया संतुलन आय यानी कि वॉय, संतुलन आय स्तर पर कुल उपभोग यानी कि C, वॉय और C निकालना है। तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एट इक्विलिब्रियम लेवल, अगर इक्विलिब्रियम लेवल होता है y इक्वल टू हमेशा C प्लस I होता है, ये वाला फॉर्मूला। तो y की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, वही तो निकालना है। तो हमारे पास क्या दे रखा है? y इक्वल टू C की वैल्यू दे रखा है 200 प्लस 0.75 y, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4000। कैलकुलेट करो भाई, y माइनस 0.75 y इक्वल टू 200, और ये हो गया 4, यानी कि 4200, तो ये हो जाएगा 0.25 y इक्वल टू 4200, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4200 अपॉन 0.25, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया, कैलकुलेट करो इससे, 25 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया 25 एकम 25, 42 से 25 माइनस कर दो, ये हो गया 7, बचेगा 1, तो 25 6 150, बचेगा 2, 25 8 200, तो ये हो गया 16,000 कितना? 800। कितना आ गया इनकम? 16,800। पहला आंसर आ गया 16,800। अब हमें पूछा गया C, तो यहाँ पर C इक्वल टू होता है C प्लस, कहाँ दे रखा है वो? C बार प्लस B बाई, और ये पूरा इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इक्वेशन पूरा डाल दीजिए यहाँ पर, इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, ये हो गया पहला वाला फर्स्ट, और ये हो गया हमारे पास सेकेंड वाला। तो 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई बाय 6800, कैलकुलेट करो, ये 200 प्लस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों की, ये हो गया 16 6 8, ये हो गया 75, कितना जाएगा?
8 5 40, 6 पंजे 30, 5 कम 5, 3 8, 8 7 56, 6 7 42, 7 कम 7 4 11, कितना आ जाएगा पर 0 0 15 1 16, एक और एक 2 इधर हो गया, कितना आ गया ये 12,600। कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 कितना आ गया आंसर 800। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर कैलकुलेट करते हुए। कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई करने में डिवाइड में कोई गलती होती है तो बताइए, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कोई जल्दबाजी में किया है बिना किसी ठीक है टाइम वेस्ट का ना करती कैलकुलेट किया जल्दी, हो सकता है मे भी कहीं कोई गलती निकल जाए, लेकिन पैटर्न समझना था आपको। पैटर्न देख लिया, 19 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और आसान हो जाएगा, 2026 आपके लिए इजी हो जाए। थैंक यू एंड बाय।